सात्विक कॉलेज में पढ़ने वाला 20-21 साल का लड़का है। उसे रहस्यमयी जगहों पर और डरावनी जगहों पर जाना बहुत पसंद है। सात्विक छुट्टी के दिन उसके घर से थोड़ी दूरी पर आई हुई लाइब्रेरी में गया। वहां उसे एक शेल्फ में किताब के बीच में एक काफी पुरानी रहस्यमयी और डरावनी किताब मिली जिसका शीर्षक था बिलासपुर। वो किताब सात्विक घर ले आया। रात में वो जब पढ़ने बैठा तब हवाएं जोर जोर से चल रहे थे जिसकी वजह से खिड़की में लगे पर्दे उड़ रहे थे। खिड़की के पल्ले आपस में टकरा रहे थे। बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। माहौल में पहले तो सन्नाटा फैला हुआ था, पर कुत्तों की आवाज से वो और भी डरावना बन गया था। ये सब देखकर सात्विक ने खुद से कहा, वाह, ऐसे माहौल में डरावनी कहानी पढ़ने का अपना ही अलग मजा है। ये कहकर वो किताब आराम से पढ़ने लगा। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो बिलासपुर में रहती थी। उसका नाम मीरा था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके काले घने लंबे बाल थे। उसकी आंखों का रंग नीला था। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई देख ले तो उसमें ही खो जाए। उसका रंग गोरा था। उसकी लंबाई भी अच्छी थी और उसका कद भी मध्यम था। वो मुस्कुराती तो बिल्कुल परी जैसी दिखती। इस वजह से वो अपनी खूबसूरती के पीछे पागल थी। वो अपना बेहद ख्याल रखती थी, लेकिन उम्र ढलते ढलते उसकी खूबसूरती कम होती गई। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। और तभी उसे अचानक से काले जादू के बारे में ख्याल आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे हमेशा खूबसूरत और जवान रहने के लिए काला जादू सीखना चाहा। वो जिस गांव में रहती थी उसी गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत काला जादू करती थी। मीरा ने उसी के पास से काला जादू सीख लिया। वो अब अपनी खूबसूरती के लिए हर साल अमावस की रात विधि कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे और उन्हें अपने वश में करके उनसे ही विधि करवाती थे जिससे उनकी उम्र से लग जाए और फिर उनका सिर काटकर उनकी बलि चढ़ाते थे जिससे वो खूबसूरत ही रहे। मीरा को लोगों की नहीं बस अपनी ही पड़ी थी। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो लोगों ने उसे वहीं बंद कर वहां हवन और पूजा करवा दी। हवन करवाने से लोग उसकी तरफ आकर्षित होना बंद हो गए। उस वक्त के बाद थोड़े समय तक तो कुछ नहीं हुआ। बेशक वो वहीं मर गई, लेकिन वो मरी भी तो अधूरी इच्छा और काले जादू के साथ मरी थी। वह अधूरी इच्छा के कारण खतरनाक आत्मा बन गई। वो बस अब इंतजार कर रही है कि कोई आए और उसे वहां से आजाद करे। एक दिन बिलासपुर में एक 5-6 लोगों का ग्रुप आया। वो सब शहर से आए थे और शहर वालों का तो काम ही होता है फेमस होने के लिए गांव की भूतिया कहानी सुनना और उसे गलत साबित करना। बस तो फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने मीरा की कहानी के बारे में पता चला तो वो वहां पहुंच गए। वो घर बाहर से तो काफी पुराना और डरावना लग रहा था। वो लोग अंदर जाने लगे। घर का दरवाजा भी काफी बड़ा और मजबूत था। उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिस पर मंत्र और हवन करने के बाद काफी धागे बंधे थे। वो ग्रुप ये सब अनदेखा कर ताला तोड़कर अंदर चले गए। जैसे ही वो लोग घर में एंटर किए, दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से बंद हो गया। जाहिर सी बात है, इतने वक्त से घर बंद था, इसलिए घर में धूल मिट्टी भर गई थी। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे
और वो जाले धूल मिट्टी से गहरे और डरावने लग रहे थे। हर जगह पर सूखे पत्ते गिरे हुए थे। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। जब इन सन्नाटे के बीच उन लोगों के पैर सूखे पत्तों पर पड़ते तो वो आवाज़ कंपन पैदा करने वाली थी। ये देखकर उस ग्रुप में से अभिनव नाम के एक लड़के ने कहा, गाइस, ये घर तो यहीं से कितना डरावना लग रहा है, चलो चलो अंदर चलकर देखते हैं। वो लोग घर के और अंदर के हिस्से में गए। वो लोग अब उस कमरे में थे जहां मीरा काला जादू करती थी। प्रलय ने कैमरा ऑन करके कहा, ये देखिए दोस्तों, ये वही कमरा है जहां मीरा विधि करके लोगों की बलि देती थी। ये वही छोरा है जिससे वह लोगों के गले काटती थी। और ये दीवारों पर खून के धब्बे जिन पर मिट्टी लगी है। तभी दिया नाम की लड़की जोर से चीखी। सबने एक साथ में पूछा, क्या हुआ? ये देखो, यहाँ किसी की यहाँ कितनी सारी खोपड़ियां हैं। दिया ने डर के मारे हकलाते हुए कहा। ये देखकर सबको लगने लगा कि मीरा की कहानी जो वो सुनकर आए थे वो पूरी तरह से गलत नहीं थी। जिया ने थोड़े डर और घबराहट के साथ कहा, गाइस, मुझे लगता है कि मीरा की कहानी सच थी शायद। अभी इससे पहले कि वो लोग आगे कुछ बोल पाते पीछे से आवाज आई, शायद नहीं, ये सच ही है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि कमजोर दिल वाले सुनकर ही मर जाएं। आवाज सुनकर जब सब पलटे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबके पसीने छूट गए और शरीर ठंडे पड़ चुके थे। जो भयानक नज़ारा वो देख रहे थे उससे सबके दिमाग सुन्न हो गए थे। सामने अंधेरे में काले कपड़े पहने, काले घने बाल से जिसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, एक लंबा साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसके पैरों में पहने पायल की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। अचानक तेज हवाएं चलने लगी जिससे घर के खिड़की के दरवाजे आपस में टकराने लगे और हवा से जब उसके चेहरे से बाल हटे तो मानो घर में भूकंप सा आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, मानो जैसे आंखों में खून भरा हो। उसकी आंखों के नीचे तक काजल फैला हुआ था। उसके रूखे और खुरदरे होठ के बीच वो अपने दांत पीस कर कुर्रा रहे थे। उसके माथे पर राख से बना निशान था। उसके गले में हड्डियों की माला थी। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और उसके बाएं हाथ में वही छुरा था जिससे मीरा बलि चढ़ाती थी। उसने अपनी डरावनी आंखों से उस ग्रुप के सामने देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस गलती की सजा तुम लोगों के साथ साथ ये पूरा बिलासपुर भी भुगतेगा। ये कहते ही पूरा घर चीखों से भर गया। बस फिर क्या था, मीरा की आत्मा ने अपना बदला लेने के लिए पूरे बिलासपुर को मौत के घाट उतार दिया। कहानी के अंत में लिखा था, मीरा अपना बदला लेकर शांत तो हो गए, लेकिन अगर आज भी बिलासपुर में कोई कदम रखता है तो वो वहां से कभी वापस नहीं आ सकता। सात्विक ने ये किताब पढ़कर बंद कर दी और सोचने लगा, क्या ये सच है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानी? फिर उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अब तो बिलासपुर जाना ही पड़ेगा। जिस रात सात्विक ने ये कहा उसके 2-3 दिन बाद सात्विक बिलासपुर गया, लेकिन आज तक वो कभी नहीं लौटा। पता नहीं वहां उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।
ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मैं बड़ा ही उत्सुक होकर बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता था। मैं आज काफ़ी सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूं। काम के इस दबाव में मुझे कभी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए इस बार जब छुट्टी मिली तो मैंने तय कर लिया कि गांव ही जाऊंगा। और इसके लिए मैंने यही ट्रेन को चुना क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक थी। आज मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके ही ट्रेन में चढ़ा, मगर हाँ, गांव पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, जो कि मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि रात का मुझे कोई डर नहीं है। खैर, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। मैंने अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। बस मुझे एक ही बात की चिंता थी कि जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरूंगा तो क्या मुझे कोई सवारी मिलेगी भी जो मुझे अपने घर तक छोड़ पाए, या फिर मुझे पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। अगर पैदल आगे जाना पड़ा तब तो बहुत ही चलना पड़ेगा। ऊपर से मैं काफ़ी थका हुआ भी था। खैर, भगवान से मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए वहाँ। खैर, धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर उतरी। मैं उस ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरने वाला इकलौता शख्स था। मेरे उतरते ही कुछ 1 मिनट के अंदर ही ट्रेन आगे बढ़ गई और झुकझुकाती हुई वापस वहाँ से आगे निकल गई। मैंने स्टेशन पर खड़े होकर एक नज़र चारों तरफ घुमाई। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम वीरान। मेरे अलावा एक परिंदा तलक भी स्टेशन पर नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला यार, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्टेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, खाली और सुनसान। जिसके बाद मैंने अपना बैग ज़मीन पर से उठाया और कंधे में लेकर स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़ा। बाहर निकलते हुए मैंने एक नज़र वापस से चारों ओर घुमाई, मगर कोई नहीं। मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भला एक तो इंसान तो होते ही थे पहले, आज तो कोई भी नहीं है। शायद ये ठंड की वजह से है। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकला और चलते हुए वहाँ आया जहाँ पर सारी सवारियाँ खड़ी रहा करती थी। मैंने वहाँ पहुँचकर नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई भी सवारी नज़र नहीं आई सिवाय एक टूटी फूटी रिक्शा साइकिल के। मैं उस साइकिल रिक्शा के पास गया तो देखा वो रिक्शा बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त टूटकर बिखर सकती थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं मजबूर था और किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचना ही था। पैदल चलकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उस रिक्शा के सीट पर बैठे उस रिक्शा वाले से, जो कि बैठे बैठे ही बीड़ी सुलगा रहा था, मैंने उससे पूछा, चाचा चलोगे क्या गांव? तो इस पर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, इस वक्त बहुत रात का समय है, अगर अभी गया तो मैं 40 रुपए लूँगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो इस पर मैंने कहा, पर वैसे तो 20 रुपए में जाता है हर कोई। तो इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, मैंने कहा ना, रात बहुत है, रात के समय ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए 40 तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मैं जानता था कि वो रिक्शा वाला मानेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर वो अकेला ही था, तो इसलिए मैं राज़ी हो गया और चढ़कर उसकी रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा पर बैठते ही मैंने उससे कहा, ये टूटेगी तो नहीं, देखकर तो लग नहीं रहा कि जा पाएगी। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, आप बस कसकर पकड़े रहो, मैं आपको पहुंचा दूंगा सही जगह। जिसके बाद रिक्शा वाले ने बीड़ी को अपने होठों से दबाया और दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर
साइकिल रिक्शा आगे बढ़ाने लग गया। चलते चलते अब हम लोग स्टेशन से दूर निकल आए थे। तभी उस रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? तो इस पर मैंने कहा, हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, यहाँ किसे पहचानते हो? तो इस पर मैंने एक जवाब दिया, वो मनोहर है ना, मनोहर सिंह, मैं उन्हीं का पोता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोकी और पीछे पलट कर देखा। अरे तू मनोहर सिंह का पोता है? तू इतना बड़ा हो गया? तो इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं मनोहर सिंह का पोता हूँ। आप जानते हैं दादाजी को? तो इस पर उस रिक्शा वाले ने वापस से रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हैं? अरे हम लोग दोस्त हुआ करते थे, मैं और तेरा दादाजी। वो मुझे कलुआ कहकर बुलाता था। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बचपन में हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे। फिर बड़े हुए, जिम्मेदारी आ गई और फिर अलग अलग हो गए। यूं ही बातें करते हुए अब हम लोग गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और मेरा घर भी अब वहां से नज़र आने लगा था। तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से घर से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक दी और मुझसे कहा, बस बेटा यहीं तक जा सकता था मैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो इस पर मैंने कहा, क्यों? मेरा घर तो बस थोड़ा ही दूर है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, नहीं बस मेरा यहीं तक काम था, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। उसने 40 कहा था तो मैंने रिक्शे से उतरकर उसे 50 दे दिया और फिर वापस से अपना बैग कंधे पर लटकाकर घर की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाले मेरे दादाजी ही थे। मैंने उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जिसके बाद थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातचीत हुई। फिर दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा तू इतनी रात को स्टेशन से यहाँ आया कैसे? अब तक तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, सारी सवारियाँ तो 8 बजे के बाद ही बंद हो जाती हैं। तो इस पर मैंने कहा, हाँ एक रिक्शा वाला था, उसका नाम तो उसने कलुआ बताया, कहा कि आप और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। इतना कहते ही दादाजी ने एकदम से चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, क्या कलुआ? उसको मरे तो 1 महीना हो गया। वो कैसे? उसकी रिक्शा का तो रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब क्या हुआ, वो रिक्शा वाला कौन था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर, हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर वो घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे आज तक अच्छे से याद है। वो साल था 2007। यह उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उस रात जब हम सारे दोस्त अपना अपना काम निपटाकर घर की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त नितिन ने कहा, यार घर जाकर क्या करेगा, चल आज पार्टी करते हैं। मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया है रोहित के घर पर, क्या बोलता है? तो इस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से घर ना जाकर सीधे रोहित के घर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर देखा तो रोहित ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वहां पर पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम था। हालांकि मैं पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी मज़े किया करता था और चखने का सामान मैं अकेले ही सारा खा जाया करता था।
इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा था। सारे दोस्त पीने पिलाने में बैठ गए और मैं उन लोगों के साथ बैठ बातें करने लगा और खाने पीने का सामान टटोलने लगा। यूं ही कुछ देर तक दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त हो रहा था 12:15 का। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरी बीवी अकेली है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ भाई तब तो तू जा, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, कड़ाकेदार ठंड थी। मेरे हाथ लगभग कांप ही रहे थे हैंडल पर, मगर फिर भी मैं किसी तरह से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रोहित का घर रिहायशी इलाकों से अलग एक सुनसान जगह पर था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रोहित ने इस सुनसान जगह पर घर लिया है क्यों। ना ही यहाँ कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलने से ही मतलब था, इसलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान ना ही कोई इंसान। मैं किसी तरह बाइक चलाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। मैं चौंक उठा और मैंने बाइक को ठीक उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। देखने से उसकी उम्र यहीं कोई 5-6 साल की रही होगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटू बच्चा इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात के क्या कर रहा है। तो मैंने बाइक का इंजन बंद करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या वो छोटू, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात का, तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, भैया मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहीं इस रास्ते पर ही रहता हूँ। तो इस पर मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो उधर आगे सड़क के किनारे, मैं उधर ही जा रहा था। तो इस पर मुझे दया आ गई और मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है चलो आओ मेरे साथ, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उस बच्चे को सामने बिठा लिया। पता नहीं पीछे सही से बैठ पाएगा भी या नहीं, कहीं गिर ना जाए, यही सोचकर मैंने उसे सामने बिठा लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस बच्चे के पैर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, बेटा अपने पैर आगे जो लोहे के रॉड है ना उस पर रखो। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पैर वहाँ नहीं जा रहे हैं अंकल। तो इस पर मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहे? इतना कहते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी रूह एक पल को कांप सी गई। मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर एकदम लंबे हो गए हैं और बाइक के टायर तक पहुंचते हुए बिल्कुल ज़मीन पर घसीट रहे हैं। मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बच्चे के पैर इतने लंबे हो कैसे गए। तभी मैंने एकदम से बाइक रोका और मेरे बाइक रोकते ही उस बच्चे ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर वो पलटा नहीं, उसने पूरी गर्दन ही मेरी तरफ घुमा दी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाइक वहीं छोड़ा और वापस दौड़ते हुए बिल्कुल रोहित के घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे रोहित के घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से ज्यादा लोग तो नशे में धुत थे।
मैं पूरी रात रोहित के घर पर ही रुका रहा और सुबह ही मैं वापस गया। मैंने देखा रास्ते पर मेरी बाइक गिरी पड़ी थी, जिसके बाद मैंने बाइक उठाया और सीधे घर गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रोहित के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।